सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में जितने भी ये साल दिए हुए हैं इनको निपटा लेते हैं, जितने भी ये है ना ईयर्स दिए हुए इनको निपटा लेते हैं। जैसे कि एनवायरमेंट एक्ट कब आया था, 1986 में। एयर पोल्यूशन कब आया था, 1981 में। अब वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आया था, 1974 में। और यहां पे 5 स्टार लगा लेंगे कि साउंड पोल्यूशन को, ध्वनि है ना, ध्वनि प्रदूषण को एयर पोल्यूशन में शामिल कर दिया गया था। देखो एयर पोल्यूशन कब आया था, 1981 में, बट 1987 में क्या हुआ था, साउंड पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन में ही मिला दिया गया था 1987 में। ठीक है, फिर क्या है, दिल्ली में सारी बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि है ना पोल्यूशन ज्यादा हो रहा था, जाहिर सी बात है इसीलिए किया था, है ना। 2002 में 1974 में हुआ था, चिपको मूवमेंट हुआ था। चिपको मूवमेंट में क्या क्या हुआ था वो आगे चैप्टर में हम देखेंगे। 1980 में जेएफएम यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसमें अब होता क्या है वो आगे हम चैप्टर में देखेंगे। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, अमृता देवी बिश्नोई वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था वो तो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पर 1731 में हुआ था। हाँ, और क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन कब हुआ था, 1987 में, बट वो इफेक्टिव कब हुआ था, 1989 में। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। मैंने जानबूझ के इनको अलग से निकाल के रखा है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन करता है। और एक और बात लॉजिकल है, इनमें कुछ भी ट्रिक नहीं लग सकती, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसमें ट्रिक बताओ, तो आप खुद सोच के देखो, इसमें ट्रिक नहीं बन सकती है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कोई भी नहीं बना सकता, है ना, सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। देखो हम फ्लो में चलेंगे, है ना, पहले हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, फिर हम वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे, ये अपना फ्लो रहेगा, है ना। और जाहिर सी बात है एयर पोल्यूशन में ही साउंड पोल्यूशन मिल चुका है, तो इसकी भी एयर पोल्यूशन के साथ ही में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है एयर पोल्यूशन, यानी हवा का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन में अपने को ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन से सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। देखो अब पोल्यूटेंट क्या होता है, जो पोल्यूशन फैलाता है, तो एयर पोल्यूटेंट क्या हो जाएगा कि ऐसा पोल्यूटेंट जो एयर पोल्यूशन फैलाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। देखो यहां तो हमने देख लिया कि क्या क्या ऐसी चीज है जो एयर पोल्यूशन फैलाती है, फिर जाहिर सी बात है हमें उसको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी तो शुद्ध हवा चाहिए, हमें भी तो शुद्ध हवा में सांस लेना है। हम मूर्ख थोड़ी हैं, ठीक है। तो गुस्से को शांत करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं ओजोन पे। फिर हम ओजोन के बारे में देखेंगे कि ओजोन के बारे में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है उसको हम एक एक नजर में ही कैसे उड़ा डालें। फिर हम देखेंगे ग्रीन हाउस के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। फिर हम स्मोग के बारे में देखेंगे। देखो ये है ना एनसीईआरटी में, मैं मानता हूं इतना कुछ दिया नहीं हुआ इसका, बट ये है क्वेश्चन इसका बारे में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन इसका बारे में पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर हम एनसीईआरटी में दी हुई कुछ केस स्टडीज करेंगे, है ना, और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, टेंशन मत लो। बस एक आधी चीज आएगी, वो भी इसीलिए है सिर्फ क्योंकि वो पूछ ली जाती है, और वो चीज आपको भी बताया कि वो पूछ ली जाती है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है अपना टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट। देखो अपने पास जो टोटल हम पढ़ते थे ना 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते थे कि क्या क्या होती है स्टेट्स, टोटल क्या होती है, या तो गैस होती है, या लिक्विड होते हैं, या सॉलिड, है ना। गैस, लिक्विड, सॉलिड, यही तो अपने टोटल 3 पॉसिबिलिटी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एयर पोल्यूटेंट भी या तो गैस हो सकते हैं, या सॉलिड हो सकते हैं, या लिक्विड हो सकते हैं। ठीक है, अब गैस होंगे तो डायरेक्ट उनको क्या बोल दिया जाएगा, गैसियस बोल दिया जाएगा। देख रहे हो स्टेट बन गया पूरा। ठीक है, यहां भी करके दिखाऊंगा ये जादू। ठीक है, तो गैसियस वाले को तो गैसियस बोल दिया जाएगा, और सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो उनको पार्टिकुलेट बोल दिया जाएगा। अब देखना जादू, देखना, धाम, देख रहे हो, मजा आया। ठीक है, ये मेरे को भी कल ही पता चला है, मतलब मेरे को पता नहीं था, ये मैं ऐसे ही कर रहा था तो ऐसे हो गया। मेरे को लगा कि यार ऐसे भी होता है क्या, लाइन का भी होता है। देखो मान लो ये लाइन ऐसे टेढ़ी होगी, पकड़ के रखो, सीधी हो गई। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। देखो तो एयर पोल्यूटेंट अपने पास 2 टाइप के आगे, गैसियस वाले और पार्टिकुलेट वाले। गैसियस वाले में तो सीधे सीधे गैसेस आ जाएंगी, और पार्टिकुलेट वाले में जाहिर सी बात है पार्टिकल आएंगे, तो सॉलिड पार्टिकल भी हो सकते हैं और लिक्विड पार्टिकल भी हो सकते हैं।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे आप लगा लीजिए 200 सितारे, 200 सितारे लगा दिए हैं कि अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी। अब कई बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो गए कि सीपीसीबी क्या होता है, तो ये होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। तो इस बोर्ड के अनुसार, इस बोर्ड के अनुसार कि जिस पार्टिकल का डायमीटर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम है ना, इसके बराबर या इससे कम है, वो बहुत हार्मफुल है। देखो सिंपल सी बात है, इससे कम साइज का पार्टिकल यानी बहुत छोटे साइज का, बहुत ही छोटे साइज का। अब बहुत छोटे साइज का पार्टिकल अगर हवा में प्रेजेंट होगा, तो मान लो मैं बाहर गया घूमने, किसी से मिलने गया है ना, ये नहीं बताऊंगा किससे मिलने, तो मैं किसी से मिलने जाता हूं, रास्ते में इतने छोटे छोटे पार्टिकल मुझे मिल जाते हैं हवा में, और मैंने जैसे ही सांस ली तो मेरी सांस के साथ ये छोटे छोटे पार्टिकल मेरे क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाएंगे और मुझे वो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, फिर मैं घर आके बहुत रोऊंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, कि हमने ये तो देख लिया कि एयर पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, गैसियस हो सकते हैं, पार्टिकुलेट हो सकते हैं। अब इनको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, है ना, गैसेज वाले को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और सॉलिड और लिक्विड ये पार्टिकल्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि यहां पे हम क्या सीख रहे हैं कि गैसेज वाले को कैसे कंट्रोल करेंगे और यहां पे पार्टिकल वाले को कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है। अब देखो यहां पे गैसेज वाले को कंट्रोल करने के लिए अपने पास 3 फंडे हैं, कंबस्टन, अब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन। ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। गैसेज पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए 3 फंडे अपने पास हैं, कंबस्टन, अब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन। इससे ज्यादा अपने को कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है। अब क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर वाले से पूछे जाते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 2 चीजें अपने काम में आती हैं, एक तो कौन से हैं, अरेस्टर काम में आते हैं और एक स्क्रबर काम में आते हैं। एक काम में आते हैं अरेस्टर, एक काम में आते हैं स्क्रबर। ठीक है। अब ध्यान दो, स्क्रबर के ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, SO2 लिखा हुआ है, SO2। ठीक है। क्या आपके सामने सीधा क्वेश्चन आएगा, मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके सामने बताने जा रहा हूं कि SO2 को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो आपके दिमाग में क्या जाएगा कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तो भाई एक गैस होती है, तो गैस को तो इनसे कंट्रोल करा जाना चाहिए। पर यहीं पे हम गलती कर देंगे, तो याद रखना। पहले तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, S4SO2 S4 स्क्रबर स्पेसिफिक क्वेश्चन है। S4SO2 S4 स्क्रबर, SO2 को स्क्रबर से कंट्रोल किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो SO2 है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, इसके ये पार्टिकल्स हैं, ये गैस नहीं है। तो पार्टिकल्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, अरेस्टर से या स्क्रबर से। S4 स्क्रबर, S4SO2, फिर से मैंने आपको ट्रिक बताई। ठीक है। अब अरेस्टर में अपने पास बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं अरेस्टर के अंदर। ठीक है। अरेस्टर के अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि मोस्ट कॉमन, मोस्ट जो वाइडली यूज्ड अरेस्टर है अपना, है ना, कि सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। मैंने क्या बोला, मोस्ट वाइडली यूज्ड अरेस्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का पहला क्वेश्चन कि ये किस काम में आता है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के काम में आता है। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है क्या, तो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड क्या है, अरेस्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है, मोस्ट वाइडली यूज्ड अरेस्टर है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ये 99% तक पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकता है। ठीक है। ये क्या है, 99% तक पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकता है। ये उसका तीसरा क्वेश्चन हुआ। ठीक है। अब फोर्थ और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि ये एनसीईआरटी, ये सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं जान जान के इसका जोर दे दे के बता रहा हूं। ठीक है। ये कहां पे यूज होता है, ये थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। ये इसका फोर्थ क्वेश्चन है, इससे अलग इसमें क्वेश्चन आपके सामने नहीं बनेगा। याद रखना है, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट है। एक बार और बोल देता हूं, थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इसमें यूज होता है। 4 क्वेश्चन हो गए अपने पास, 4 क्वेश्चन हो गए, देख लो बिल्कुल आसानी से बन गए। ठीक है। अब अपने को देखना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है ये काम कैसे करता है। देखो ये रेड लाइन है, इससे इधर इधर वाला हिस्सा देखना है आपको, उधर वाला अपने स्क्रबर का है। रेड लाइन से उधर उधर रहेंगे, उधर नहीं करेंगे, उधर अपने को मार पड़ेगी उधर जाने पे। ठीक है। तो इधर वाला अपना क्या है, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है।
ये है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब ये काम कैसे करता है उसको हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। जो आपके सामने है उसको भूल जाओ, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे इसको याद रखना है। देखो हुआ क्या, यहां अपने पास डर्टी एयर थी, यानी गंदी एयर थी, गंदी हवा थी। अब गंदी हवा में क्या थे अपने पास पार्टिकल्स थे जिनको हमें रिमूव करना है, क्योंकि यही तो क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं। ठीक है, अब हमने किया क्या, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज की वायर लटका दी, है ना। एक रफ डायग्राम बता रहा हूं, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पे एक नेगेटिव चार्ज की वायर हमने ऐसे लटका दी, ठीक है, और यहां पे हमने क्या किया, ये प्लेट लगा दी, और ये कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है। ये प्लेट कैसी है, रेड से ही बना देता हूं इसको भी, नहीं तो आप बोलोगे दिख नहीं रहा। ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है अपनी, ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट यहां पे लगा दी। इसको भूल जाओ, मैं बोल रहा हूं ना, जो मैं बोल रहा हूं वैसे याद रखो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखो यहां पे इस गंदी हवा में क्या थे, ये डस्ट पार्टिकल थे। ठीक है, गंदी हवा में क्या थे, ये डस्ट पार्टिकल थे जो पोल्यूशन फैला रहे थे। इनको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। अब ये डस्ट पार्टिकल जब यहां से जाएंगे, यानी इस नेगेटिव वायर को क्रॉस करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। पार्टिकल्स के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो उसमें हवा है ना, एयर है, वो तो न्यूट्रल है बेचारी, उस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, वो ऐसी ही रहेगी। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज हो गए पार्टिकल, और यहां पे प्लेट लगी हुई है पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी, और ये डस्ट पार्टिकल जो है इस प्लेट पे चिपक जाएंगे, और जो अपनी हवा है, जो अपनी फ्रेश एयर है, वो यहां से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तो था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब हम बात करते हैं किसकी, स्क्रबर की बात करते हैं, स्क्रबर की। देखो ये है अपना स्क्रबर में होता क्या, देखो यहां से हमने गंदी हवा को प्रवेश कराया, एंट्री कराई, यहां से गंदी हवा की एंट्री हमने कराई। अब गंदी हवा में क्या है, पार्टिकल्स हैं, और यहां से हमने क्या करा दिया, वाटर या लाइम स्प्रे, यानी हमने या पानी की बौछार बारिश करा दी, लाइम स्प्रे या पानी की बौछार करा दी। ठीक है, अब पानी की बौछार से क्या होगा, जो ये पार्टिकल हैं ये उस पानी में भीग जाएंगे, और पानी तो जाहिर सी बात है ऊपर से गिर रहा है तो नीचे ही गिरेगा पानी, तो ये पार्टिकल भी भीग चुके हैं, तो ये भी नीचे गिर जाएंगे, और जो अपनी फ्रेश एयर है वो ऐसे निकल जाएगी। देखिए ये क्लीन एयर ऐसे निकल जाएगी, और क्लीन एयर में फिर हम मस्त सांस लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ओजोन के बारे में। देखो ओजोन के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला, ओजोन के बारे में जो भी प्रश्न अपने सामने बन सकता है वो अपने सामने ही लिखा हुआ है, इससे अलग इसमें क्वेश्चन ही नहीं बनता। सबसे पहला क्वेश्चन, हम बचपन से आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन जो होती है वो हमें अल्ट्रावायलेट यूवी रेज से हमें बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। हिंदी में बोले तो पैराबैंगनी किरणें। ठीक है, अब अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचना है ना। आपको पूछना चाहिए कि ऐसा क्या है अल्ट्रावायलेट रेज में जो ओजोन हमें इससे बचाती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ेंगी, मतलब ओजोन हमें इससे नहीं बचाएंगी, तो अपने को कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, स्किन कैंसर हमें हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है, कैटरैक्ट हो सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस हमें हो सकती है। ये बातें क्लियर है। ठीक है, अब ओजोन प्रेजेंट कहां होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में कि स्ट्रेटोस्फेयर था, थर्मोस्फेयर था, आयनोस्फेयर था, ट्रोपोस्फेयर था, क्या था। तो सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा ना एक ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा। अब इसमें देखो ओ से अपने को याद आएगा ओजोन, और स्ट्रा से याद आएगा अपने को स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन प्रेजेंट होती है भाई साहब या बहन साहब, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ओजोन की थिकनेस को किस में मेजर किया जाता है, डॉब्सन यूनिट में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना जो साउंड होती है ना, जो आवाज, कितनी तेज आवाज है, उसको मेजर किया जाता है डेसिबल में, और इसकी थिकनेस को डॉब्सन में। तो इन दोनों डी से आ रहे हैं, पक्का कंफ्यूजन हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा डेसिबल और डॉब्सन का। नेक्स्ट है ओजोन इज डिग्रेडेड बाय सीएफसी। देखो हम जो घर में फ्रिज यूज करते हैं ना, ठंडा पानी पीते, ठंडा कुछ खाते, ठीक है, तो उस फ्रिज से या फिर एसी में, है ना, एसी में जब ठंडी हवा खाते हैं तो वो फायदा तो कर रहा है, हमें ठंडी हवा दे रहा है, पर वो नुकसान भी बहुत कर रहा है। कैसे कर रहा है कि वो हवा में क्या रिलीज करता है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको नुकसान पहुंचाता है, अपनी ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, और ओजोन को नुकसान पहुंचा तो ये अपने पास आ जाएंगी, ये अपने पास आई तो ये भी अपने को हो सकता है।
ठीक है, तो ध्यान से आगे जिंदगी को चलाना है। ठीक है, अब ये है अंटार्कटिका रीजन में होल दिखाई पड़ा है, अंटार्कटिका रीजन में ओजोन में होल दिखाई पड़ा है, जो कि खतरे की बात है। ठीक है, अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि तूने बोला ठीक है हम फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, पोल्यूशन करते हैं, उसकी वजह से ओजोन जो है वो अपनी खराब हो रही है, बट अंटार्कटिका रीजन में तो कोई रहता ही नहीं है ना, वहां पे तो कोई पोल्यूशन ही नहीं है, वहां तो बर्फ ही बर्फ है ना, तो वहां पे होल कैसे हो गया? तो उसका सिंपल सा रीजन है यार, है ना, ऐसा ही है कि वहां का क्लाइमेट या वहां की कंडीशन ऐसी है कि कुछ तो ऐसा वहां केमिकली हुआ है कि जिसकी वजह से वहां पे होल बन गया है, नेचुरली कुछ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखो, अब देखो ओजोन सीएफसी की वजह से क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, तो ये एक क्या है, चिंता की बात हो गई। हाँ, चिंता की बात हो गई, तो जो सारे सरपंच है ना, अमेरिका का सरपंच है, भारत का सरपंच है, अलग अलग देशों के सरपंच है, उन्होंने क्या किया कि भाई हम इकट्ठे होके इस पे सोच विचार करते हैं कि ओजोन को बचाना है और ये सीएफसी जो है इसको कम करना है। ठीक है, तो ये कहां पे सोच विचार के लिए उन्होंने मीटिंग रख ली, एक दूसरे को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा उन्होंने, तो वहां पे मैसेज आएगा कि सारे भाई मॉन्ट्रियल में मिलते हैं, सारे मॉन्ट्रियल में मिलते हैं, कनाडा में मिलते हैं, सारे सरपंच इकट्ठे होके। ठीक है, तो इसी को नाम दे दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नाम दे दिया गया, कुछ नहीं है, सारे सरपंच इकट्ठा हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कब किए, 1987 में इसमें साइन किए, और आपको तो पता है सरकार थोड़ी लेट लतीफी कर देती है, तो इस प्रोटोकॉल को इफेक्टिव यानी काम में आने में 2 साल लग गए, 1989 में ये इफेक्टिव हुआ। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया क्या गया था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यानी ओजोन को खत्म करने वाले जो सब्सटेंस हैं उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए, ये इसमें बाताचीता हुई। ठीक है, सीएफसी, जैसे कि सीएफसी को कंट्रोल किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये है, नेक्स्ट है, देखो सी सरफेस अगर कूलर यानी ठंडा हो जाए तो उसको बोलते हैं ला नीना, और गर्म हो जाए तो एल नीनो। ठीक है, अब इसको कैसे याद करें, इसमें भी अपने को कंफ्यूजन हो जाती है। अब एक वर्ड याद करो, कोला, एक वर्ड याद करो कोला, तो कोला याद आते ही आपको क्या याद आएगा कि ठंडा ठंडा, है ना, कि कुछ ठंडा ठंडा पीना है, तो कोला याद आते ही हमें को क्या याद आता है कि ठंडा ठंडा पीना है, तो कोला से यहाँ ला से ला याद आ जाएगा यानी कूलर, तो ऑटोमेटिकली एल नीनो हो जाएगा, हॉटर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो यहाँ पे CO2 सबसे ज्यादा होती है, CO2 सबसे ज्यादा होती है, कितनी, 60% होती है, CH4 कितनी होती है, 20% होती है, CFC 14%, N2O कितनी होती है, 6% होती है। ठीक है, अब यहां पे भी गड़बड़ी हो जाती है, अपने से क्या हो जाती है, देखो CO2 अपने को याद रह जाता है कि सबसे ज्यादा थी, है ना, पोल्यूशन जो होती है CO2 पोल्यूशन करती है, सबको पता है, तो CO2 पहले पे थी, सबको याद रह जाएगा, CH4 दूसरे पे थी, सबको याद रह जाएगा, इन दोनों में हम गड़बड़ी कर देते हैं कि ये पहले थी कि ये पहले थी, तो सिंपल सी ट्रिक याद रखना, 3 C को एक साथ रखना है, C4CO2, C4CH4, C4CFC, है ना, नाइट्रोजन जो कि एक अलग है, N से स्टार्ट हो रहा है, उसको लास्ट में रखना है, 3 C को साथ में रखना है, पहली ट्रिक हो गई। दूसरी कंफ्यूजन अपने को कहां पे होगी, बायोगैस, दूसरी कंफ्यूजन अपने को होगी बायोगैस में। ठीक है, बायोगैस में होता क्या है, मीथेन जो होती है वो पहले नंबर पर होती है और CO2 दूसरे नंबर पे होती है, यहां भी हम गड़बड़ी कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, देखो बायोगैस किसको बोलते हैं, बायोगैस हम बेसिकली मीथेन के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है, बायोगैस हम मीथेन को ही बोलते हैं, तो बायोगैस यानी मीथेन है, तो जाहिर सी बात है बायोगैस में मीथेन ही सबसे ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, और ग्रीन हाउस में CO2 सबसे ज्यादा, है ना, ये तो नॉर्मल है यार, गाड़ी वाड़ियों से निकलती है CO2 तो निकलती है, मीथेन कहां निकलती है इतनी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम स्मोग की, बात कर रहे हैं स्मोग की, है ना, देखो ये क्वेश्चन है ना, इससे पूछ लिया जाता है, इस पे थोड़ा ध्यान दे लेना। देखो नाम से ही पता लग रहा है स्मोग यानी स्मोक प्लस फोग, स्मोक प्लस फोग से बना क्या वर्ड बना, स्मोग अपना बन गया। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज देखो, स्मोक क्या होता है, स्मोक होता है धुआं, और फोग यानी फोग होती है धुंध, तो धुआं प्लस धुंध मिलके बना दी है स्मोग। अब स्मोग अपने को यहां 2 टाइप की देखनी है, एक होगी लॉस एंजलिस और फोटोकेमिकल स्मोग। इसका नाम लॉस एंजलिस क्यों बना, क्योंकि ये पहली बार लॉस एंजलिस में देखी गई थी। दूसरी स्मोग है अपनी लंदन स्मोग और सल्फर स्मोग। ठीक है, ये कब देखी गई थी, कहां देखी गई थी, कहां, लंदन में ये देखी गई थी। ठीक है, अब देखो जो ये मैं आपके सामने बोल दूं कि फोटोकेमिकल स्मोग, तो आपको पूछना चाहिए कि फोटोकेमिकल स्मोग होती क्या है, तो ये अपनी फोटोकेमिकल स्मोग होती है, ये अपनी फोटोकेमिकल स्मोग होती है। क्या है इसमें, पैन आएगा, पैन क्या होता है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, पैन क्या होता है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, और क्या होती है इसमें, ओजोन होती है, और इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। इधर बात करें कि लंदन या सल्फर स्मोग वो क्या होती है, तो वो सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स होते हैं, यानी H2SO4 के वेपर्स होते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ये बनी कैसे हैं आखिर। देखो सिंपल सी बात है, दोनों स्मोक हैं, ये भी स्मोक है, ये भी स्मोक है, तो स्मोक प्लस फोग तो दोनों में होगा, स्मोक प्लस फोग तो दोनों में होगा। अब एक कंफ्यूजन आती है कि टेम्परेचर कैसे बताएं। देखो इसमें होता है हाई टेम्परेचर, इसमें होता है लो टेम्परेचर, ये कैसे बताएं। तो सिंपल सी बात है, लंदन, देखो लंदन कहां पे है, इंग्लैंड में ही तो होता है लंदन, है ना, वहीं पे तो होता है। तो इंग्लैंड में, लंदन में तो आप देखोगे ना, लगभग हर महीने 12 के 12 महीने क्या है, ठंड रहती है, लगभग ठंड रहती है, ठंड का मौसम। तो ठंड का मौसम यानी लो टेम्परेचर, तो इसमें लो टेम्परेचर होगा, इसमें हाई टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये है H2SO4 यानी सल्फर के ऑक्साइड, तो इसमें रहे होंगे, नेचुरल सी बात है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड होंगे। ठीक है, अब ये ओजोन है, तो याद कर लेना, ओजोन आई है तो ओजोन किससे बनी होगी, ऑक्सीजन से बनी होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और यूवी लाइट इसमें होती है, इसमें नहीं होती है, तो सिंपल सा लॉजिक है, हाई टेम्परेचर है यानी बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप है, तो यूवी लाइट भी उसमें पाई जाएगी। ठीक है, सिंपल है, ये भी अपने लॉजिक से हो चुका है। देख लो एक बात, देख लो, स्मोक कौन सी, लॉस एंजलिस और फोटोकेमिकल, लंदन और सल्फर स्मोक। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो दिल्ली ने, अपने दिल्ली शहर ने एक मुकाम हासिल किया। कब मुकाम हासिल किया, 1990s में, 1990 के दशक में दिल्ली ने एक मुकाम हासिल किया, उन्होंने 4th रैंक आया ना, 4th रैंक। देख लो आपका नीट में क्या रैंक आएगा, और दिल्ली का 4th रैंक आया था, इसमें कि उसने 4th रैंक किया कि 41 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है दुनिया की, ठीक है, दुनिया की जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है उसमें दिल्ली का 4था रैंक आया था। सोच लो आपका नीट में कितना रैंक है। ठीक है, तो ये एक चिंताजनक बात हो गई। 1990s में आया था, तो ये एक चिंताजनक बात हो गई कि भाई रैंक को घटाना पड़ेगा। तो क्या किया, 2002 में क्या किया, सरकार ने दिल्ली की सारी बसें जो कि डीजल पर चलती थी और भारी पोल्यूशन होता था, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया। सीएनजी में क्या है, पोल्यूशन घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट ही ऐसे लिखे हुए हैं, तो आपको ये ऐसे ही याद होने चाहिए कि यूरो 3 नॉर्म्स के अनुसार सल्फर डीजल में कितना कंट्रोल करना है, 350 ppm, और पेट्रोल में 150 ppm। और मेन टारगेट क्या था, फिर से वही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन ही ऐसे है, ये मेन टारगेट क्या था कि 50 ppm कंट्रोल, 50 ppm तक लाना है। देखो पहले तो इतना इतना करेंगे, फिर धीरे धीरे यहां तक ले आएंगे कि पेट्रोल या डीजल की बात करें तो 50 ppm तक लाना है। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे अगर पोल्यूशन आपको किसी भी शहर में अगर पोल्यूशन घटाना है तो हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे, हम ओल्ड व्हीकल्स को निकाल देंगे, है ना। ओल्ड व्हीकल, जो पुराने व्हीकल हैं, देखा होगा ना आपके पड़ोस में होगा कोई ऐसा स्कूटर या ऐसी गाड़ी जो स्टार्ट होते हुए इतनी आवाज करती है, बड़ बड़ इतना धुआं छोड़ती है। तो ऐसे ऐसे व्हीकल को भाई निकाल दो, क्योंकि ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। और क्या है, पेट्रोल या डीजल जो यूज करते हैं हम, उनमें सल्फर जो है वो कम होना चाहिए, है ना। अनलेडेड पेट्रोल होना चाहिए, मतलब लेड जो है वो पेट्रोल में नहीं होना चाहिए, वो पोल्यूशन फैलाता है। और क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज होना चाहिए। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं, जो नुकसानदायक गैसेज है ना, जो हार्मफुल गैसेज हैं, उनको थोड़ा कम हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये भारत स्टेज की कंफ्यूजन के लिए सिर्फ ये चीज आप याद रखना, भारत स्टेज की कंफ्यूजन के लिए सिर्फ ये चीज याद रखना कि अप्रैल 2017 से चाहे अपना 2 व्हीलर है, चाहे 3 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर है, वो किस पे चल रहा है, भारत स्टेज 4 पे चल रहा है। वो किस पे चल रहा है, भारत स्टेज 4 पे, है ना, और रिकमेंड हुआ है, मतलब उसी पे वो बनेंगे इंजन विंजन जो भी है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि 1987 में, मैंने आपको बताया था कि 1987 में साउंड पोल्यूशन को किसमें, एयर पोल्यूशन में ही मिला दिया गया था। तो साउंड पोल्यूशन एयर पोल्यूशन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपने यही बात की है कि 1987 में कहा, एयर पोल्यूशन में इसको मिला दिया गया था। और साउंड पोल्यूशन किसको बोलते हैं, अनवांटेड साउंड। देखो अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो वो तो जरूरी है ना, आप कुछ बोलो तो मेरे को भी सुनना पड़ेगा, वो भी जरूरी है। आपको फोन पे किसी के साथ बात करनी है रात को, वो भी जरूरी है, वो अनवांटेड थोड़ी है, वो तो वांटेड है। ठीक है, तो अनवांटेड जैसे कि आप यहाँ पे मेरे घर में रख के डीजे बजा दो बहुत तेज की, है ना, उस तरीके की अनवांटेड साउंड, है ना। तो साउंड को मेजर कहाँ किया जाता है, डेसिबल यूनिट में किया जाता है। मैंने क्या बोला था, डॉब्सन के साथ कंफ्यूज इसको मत करना। डॉब्सन कहाँ थी, अपनी ओजोन में थी। अरे यार क्या कर दिया मैंने, नहीं अब तो लिख के जाऊंगा, चाहे 5 सेकंड मेरी वेस्ट हो जाए।
डोबसन, डोबसन कहाँ, ओजोन में थी, और डेसिबल कहाँ है, साउंड पोल्यूशन में। ठीक है, अब देखो यहां पे पूछा जाएगा कि कितनी साउंड को हम कैसे मेजर करें कि इससे ऊपर अगर साउंड हुई तो उसको साउंड पोल्यूशन बोल दिया जाएगा। तो 80 डेसिबल से 80 डेसिबल से ऊपर की जो साउंड है उसको साउंड पोल्यूशन करार दे दिया गया, उससे नीचे की है उसको हम नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, और क्या है, जैसे कि देखो, जैसे कोई ऐसी जगह है ना, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनें आवाज करेंगी, तो क्या है, क्या रिकमेंडेड है कि फैक्ट्री में नीम के पेड़, अशोका के पेड़ लगा देने चाहिए, ताकि वो साउंड को, है ना, ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, साउंड अब्जॉर्बर होते हैं, तो थोड़ी बहुत साउंड को तो यार अब्जॉर्ब करेंगे, थोड़ा बहुत तो फर्क अब पड़ेगा ही। अब एयर पोल्यूशन के बाद यानी वायु प्रदूषण के बाद हम बात करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन की, यानी जल प्रदूषण की। तो जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन में अपने को क्या पढ़ना है, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है। फिर हम बीओडी सीओडी देखेंगे, है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब फिर हम बायो मैग्निफिकेशन देखेंगे, फिर हम यूट्रोफिकेशन देखेंगे, और सीवेज ट्रीटमेंट को हम कहाँ करेंगे, माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है वहां पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कच्चा कच्चा दिया हुआ है, वहां पे पक्का पक्का दिया हुआ है, इसीलिए इसको करेंगे हम माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन आखिरकार होता क्या है। ठीक है, देखो इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सिंपल सी बात है, किसी भी वाटर बॉडी में, है ना, कोई रिवर है, कोई पोंड है, कोई लेक है, उसके अंदर अगर हम गंद डाल दें तो वो होता है हिंदी भाषा में वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अब वो जो गंद हमने डाला है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, सीवेज का वेस्ट डाल दें, या फिर इंडस्ट्रीज का वेस्ट डाल दें, या फिर न्यूक्लियर वेस्ट डाल दें, या फिर थर्मल प्लांट का वेस्ट डाल दें, या फिर घरों से, अपने घरों से जो वेस्ट निकलता है वो डाल दें, तो वो अगर वाटर बॉडी में हम डाल दें तो बन जाएगा क्या, वाटर पोल्यूशन उसमें हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक बात एनसीईआरटी में लिखी गई है कि डोमेस्टिक सीवेज जो होती है उसमें मेनली क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसमें याद करने वाली कोई भी बात नहीं है। डोमेस्टिक सीवेज यानी अपने जो वॉशरूम होते हैं, अपने टॉयलेट्स होते हैं, वहां से जो वेस्ट जाएगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा, ये इसमें कुछ याद करने की बात नहीं है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आएगा वो मेनली इनऑर्गेनिक होगा। अब यहाँ पे वो कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं कि अपने घरों से जो वेस्ट निकलता है वो मेनली कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है, और जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलेगा वो मेनली कैसा होगा, इनऑर्गेनिक। उसमें ऑर्गेनिक भी हो सकता है पर मेनली जो होगा इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है बीओडी एंड सीओडी, वर्सेस बोलो या एंड बोलो, कुछ भी बोलो, बेसिकली हम इसी में सारा समझ लेंगे। और यहां पे मैं आपको इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा कि ये आपको आज के बाद याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। नाम इसका आएगा बीओडी, आप नाम से ही बता दोगे ये क्या होता है, कैसे होता है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, देखो बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी का मतलब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कृपया करके अपने दिमाग के जो दरवाजे हैं वो खोल लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिक, मैं आपको बताने जा रहा हूं एक आसान सी ट्रिक। देखो इसमें आ रहा है ऑक्सीजन डिमांड, इसमें आ रहा है ऑक्सीजन डिमांड, और इसमें भी आ रहा है ऑक्सीजन डिमांड, इसमें भी आ रहा है ऑक्सीजन डिमांड। अब ये ऑक्सीजन की डिमांड किसने की है, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने की है। ये ऑक्सीजन की डिमांड किसने की है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने की है, जैसे कि बैक्टीरिया। अब यहाँ पे किसने की है ऑक्सीजन की डिमांड, केमिकल ने की है। यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड की है केमिकल ने, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहां पे भी ऑक्सीजन की डिमांड है जो किसने की है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाम में यार है बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। और यहां पे ऑक्सीजन की डिमांड किसने की है, केमिकल ने की है, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उसे करना है ऑक्सीडेशन, है ना, क्योंकि उसे करना है ऑक्सीडेशन। किसका करना है, तो किसका करना है, बैक्टीरिया है। देखो बैक्टीरिया है बेचारा, प्लास्टिक का तो, है ना, कर नहीं पाएगा डिग्रेड, है ना। सिंपल सी बात है, जो बैक्टीरिया है नॉन बायोडिग्रेडेबल को तो वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जबकि
केमिकल है जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, है ना। तो यहीं पे अपने सारे डिफरेंस बन गए कि बीओडी में ऑक्सीजन की डिमांड कौन करता है, बैक्टीरिया जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सीओडी में क्या यूज करते हैं हम, केमिकल यूज करते हैं जैसे कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। और क्या है, बीओडी में ऑक्सीडेशन होती है और इसमें भी ऑक्सीडेशन होती है। देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन तो होगी, और इसमें ऑक्सीडेशन किस चीज की होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल, सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल, जबकि यहां की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल भी होगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होगा। अब आपसे पूछ लिया जाए और बीओडी और सीओडी में से कौन ज्यादा होता है, तो सिंपल सा लॉजिक है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल है, यहां पे बायोडिग्रेडेबल भी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा होगी, तो सीओडी हमेशा बीओडी से ज्यादा होती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अब सीओडी का इससे ज्यादा सीओडी का अपने पास यहां काम नहीं है, अपने पास काम है सिर्फ बीओडी का, ठीक है। तो बीओडी का मैंने अभी बताया आपको क्या है, बीओडी क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड है जो किसने की है, बैक्टीरिया ने की है। क्यों की है, क्योंकि बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ऑक्सीडाइज करना चाहता है। इसको मैं आपको अब अच्छे तरीके से, थोड़ा सा अच्छे बेहतर तरीके से समझाऊंगा। देखो मान लो ये अपने पास एक तालाब था, ये अपने पास एक तालाब है, ठीक है, तालाब है, पोंड है, लेक है, कुछ भी मान लो। अब इस तालाब में पानी भरा है, जाहिर सी बात है ब्लू कलर का ये हम पानी भर देते हैं, इसमें पानी भरा है, ठीक। अब जाहिर सी बात है नेचुरली इस वाटर बॉडी में क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, हाँ। इस वाटर बॉडी में ये ऑक्सीजन कैसे है, डिजोल्व है यानी इसमें घुली हुई है, डिजोल्व है, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम डिजोल्व्ड ऑक्सीजन बोल देते हैं, है ना। और इसी ऑक्सीजन के सहारे कौन जी रहा है, जो भी इस तालाब में मछलियां हैं, छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वो इस ऑक्सीजन का यूज करके वो जी रहे हैं। अब हुआ क्या, मान लो हुआ क्या, मैंने यहां पे ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, मैंने यहां पे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, ठीक है। अब यहां इसके अंदर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, इसके अंदर वाटर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मान लो ब्लैक कलर का मैं दिखा रहा हूं कि मैंने ये ऑर्गेनिक वेस्ट इसमें डाल दिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज, किसको, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को ये ऑक्सीडाइज करेंगे। अब ऑक्सीडाइज करने के लिए इन बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, तभी तो ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन इनको कहां से मिली थी, इस तालाब में जो ये डिजोल्व्ड ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन का ये यूज करेंगे और इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो यहां पे एक बात हमें पता चली, देखो अब यहीं पे है अपना कंसेप्ट बीओडी का, है ना, क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट डालोगे उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी, तो उतनी ज्यादा इनको ऑक्सीजन चाहिए होगी, है ना। और ये ऑक्सीजन जो चाहिए थी इनको, इसी को हम बोल रहे थे बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इन बैक्टीरिया को जो ये ऑक्सीजन चाहिए थी इस ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज करने में, उसी को बोल रहे हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। अब जाहिर सी बात है जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो उतना ज्यादा बीओडी होगा। ऑर्गेनिक वेस्ट जितना ज्यादा, बीओडी भी उतना ज्यादा होगा, लॉजिकल बात है, बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बात, ऑर्गेनिक वेस्ट जब हम डालेंगे तो जाहिर सी बात है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने, माइक्रोब्स ने, अपने बैक्टीरिया ने उसको यूज कर लिया, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड एनसीईआरटी में ये अपना डायग्राम है, अब ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सीवेज डिस्चार्ज, यानी यहाँ पे हमने वेस्ट डाला, इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं, यहाँ पे हमने वेस्ट डाला किसी रिवर में, है ना। अब रिवर में हम वेस्ट जब डालेंगे तो देखो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो इतनी थी वो एकदम से कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उस ऑक्सीजन को यूज कर लिया किसने, माइक्रोब्स ने। और बीओडी जो है, देखो सीवेज में यहाँ पे वेस्ट डालते ही बीओडी एकदम बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि माइक्रोब्स इसकी डिमांड कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद फिर से नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक बात अपने को पता लग सकती है कि देखो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, कम होती जा रही है, तो मान लो यहाँ पे ये मछली रह रही थी बेचारी,
ये मछली इस डिजोल्व्ड ऑक्सीजन के सहारे जो थी, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन अब कम होती जा रही है, मतलब जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो भी है ना खत्म होते जाएंगे, है ना। समझ गए ना क्यों खत्म होते जाएंगे, क्योंकि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये अपने को थ्योरी है पर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, देखो मैग्नीफाई होना क्या होता है, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब बड़ा होना, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई है ना, मैग्निफिकेशन ग्लास बोलते हैं ना, कि बड़ा होता जा रहा है, चीजें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता जा रहा है, मैग्नीफाई होता जा रहा है। देखो ये अपना डीडीटी का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि डीडीटी पानी में है, कहीं से भी आया है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, जहां से भी आया बस पानी में अपने पास आ गया है। ठीक है, अब इस डीडीटी को कौन खा लेंगे, जू प्लांक्टन इसको खा लेंगे। अब ये जू प्लांक्टन के पास आ गया, और मजे की बात ये है डीडीटी है ना, जो डीडीटी क्या होता है, ऐसे का ऐसे पड़ा रहता है बॉडी में, ऐसे का ऐसे पड़ा रहता है, वो अब्जॉर्ब या डाइजेस्ट कुछ भी नहीं होता, ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, जू प्लांक्टन ने डीडीटी को खा लिया। अब जू प्लांक्टन को कौन खा लेगी, छोटी मछलियां खा लेंगी, जू प्लांक्टन को छोटी मछलियां खा लेंगी, तो ये डीडीटी इसमें चला गया, है ना। मैंने बोला डाइजेस्ट भी नहीं होगा, अब्जॉर्ब कुछ भी नहीं होता है, ऐसे का ऐसे पड़ा रहता है बॉडी में। अब स्मॉल फिश को लार्ज फिश, बड़ी फिश खा लेगी तो डीडीटी उसमें चला जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है, फिश ईटिंग बर्ड इसको खा लेगा तो डीडीटी उसमें चला जाएगा, है ना। अब ये तो बात हमने देख ली कि डीडीटी एनिमल्स में ट्रांसफर हो रहा है, पर ये कैसे हुआ कि मैग्नीफाई कैसे हो रहा है, मैग्नीफाई कैसे हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये जू प्लांक्टन थे, जू प्लांक्टन थे, मान लो ये है अपने पास, इसने एक डीडीटी खाया, इसने एक, 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 बस इतना ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है एक स्मॉल फिश बहुत सारे जू प्लांक्टन को खाएगी, तो इसके पास मान लो टोटल 10 डीडीटी पहुंच गए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है एक लार्ज फिश बहुत सारी स्मॉल फिश को खाएगी, मान लो 10 स्मॉल फिश को खा लिया तो इसके पास डीडीटी 100 हो जाएंगे। ठीक है, अब एक ये फिश ईटिंग बर्ड मान लो पांच ऐसी लार्ज फिश को खा गया तो इसके पास डीडीटी कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से वो बढ़ती जा रही है, मैग्नीफाई होती जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूट्रोफिकेशन की। देखो नेचुरल, इसकी सिंपल सी सीधी सी डेफिनेशन क्या है कि लेक की, किसी भी लेक की नेचुरल एजिंग को क्या बोला जाता है, यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तरोताजा बिल्कुल एक फ्रेश लेक थी, अब फ्रेश लेक में क्या हो गई, नेचुरली एजिंग हो गई, नेचुरली एजिंग हो गई तो वो क्या बन जाएगी, यूट्रोफिक लेक बन जाएगी, और इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अब यूट्रोफिकेशन में क्वेश्चन कहां से बनेंगे वो हम देख लेते हैं। देखो होता क्या है, ये यूट्रोफिकेशन है जो नेचुरल एजिंग, ये किसकी वजह से होती है, ये न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से होती है, कि न्यूट्रिएंट है ना ज्यादा हो जाते हैं। और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कौन से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात अपनी एनसीईआरटी में की गई है कि इनकी एनरिचमेंट होगी। ठीक है, अब क्या होगा, उससे क्या होगा, देखो न्यूट्रिएंट हो गए ज्यादा, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट से क्या होगा, एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, और एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ को क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं, एल्गल ब्लूम, है ना। पहला क्वेश्चन बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है एल्गल ब्लूम, एल्गी इतनी ज्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन की उसमें कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन की, है ना। उसका रीजन सिंपल सा है, एल्गल बहुत सारी एल्गी बन रही है, बहुत सारी एल्गी बन रही है, अब एल्गी की क्या होगी, डेथ होगी, तो वहीं पे पड़ी रहेगी एल्गी। अब एल्गी को क्या है ना, डिग्रेड करने के लिए जो माइक्रोब्स है वो ऑक्सीजन का यूज करेंगे, तो ऑक्सीजन उसमें कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ऑक्सीजन जब कम होती जा रही है तो जाहिर सी बात है ना, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम होती जा रही है, तो डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, जो वहां पे मछलियां थी, मेंढक थे, जो भी थे, वो उनकी डेथ होती जाएगी। और यूट्रोफिक लेक का जो टेम्परेचर होता है ना वो ज्यादा होता है, और उसकी गहराई भी कम होती है ना, थोड़ी गर्म होती है और कम गहरी होती है। और जो फ्रेश लेक होती है उसका पानी ठंडा ठंडा, चिल्ड कूल होता है, और उसकी गहराई भी ज्यादा होती है। अब देखो एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था नेचुरल, कि जो भी ये हो रहा है ये नेचुरली हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसको होने में 50 साल लग गए, 50 साल लग गए, ठीक है, तो नेचुरली हो रहा है। बट एक्सेलरेटेड कैसे है, मान लो कोई बहुत बड़ा तालाब है या बहुत बड़ी लेक है, अब उस लेक के किनारे हमने लगा दी फैक्ट्री, लगा दी, है ना। अब फैक्ट्री का वेस्ट उसमें जा रहा है ना, लोग उसमें कपड़े धो रहे हैं, तो क्या है, जो चीजें 50 साल में होनी थी, है ना, जो लेक है अपनी यूट्रोफिक बननी थी 50 साल में, वो हो सकता 10 ही साल में बन जाए। हमने उसको क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, तेजी से बढ़ा दिया।
ठीक है। नेक्स्ट एक ये याद रखना, वाटर हयासिंथ आइशोर्निया को क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं ना, ये तो सबको पता ही होगा। टेरर ऑफ बंगाल क्यों, क्योंकि ये बंगाल में जब आया था तो बड़ा खूबसूरत लगता था वैसे देखने में, पर पता नहीं था ये इस तरीके से फैलेगा, पर इस तरीके से फैल गया था कि इसको कंट्रोल करना ही, है ना, समझ गए ना। ये आपने देखा भी होगा, नहीं देखा हो तो गूगल पे एक बार लिख के देखना वाटर हयासिंथ क्या होता है ना, इमेज देखना, आप पक्का गारंटी से समझ जाओगे कि ये होता क्या है असल में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है केस स्टडीज। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी को देखें अगर हम, तो यहाँ पे 3 केस स्टडीज दी हुई हैं। एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली, एक है प्लास्टिक वेस्ट वाली, और एक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाली। तो बारी बारी से इन पे बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में। तो सबसे पहले है ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली केस स्टडी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्या क्या अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही मैंने आपके सामने यहां दिखाया है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनेगा इसमें। देखो इसमें क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्टडी में क्या है कि सोनीपत के एक इंसान थे जिनका नाम है रमेश चंद्र डागर। ठीक है, कहां के थे, सोनीपत के थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया था। अब हरियाणा किसान वेलफेयर है तो इसके मेंबर भी कौन होंगे, फार्मर्स यानी किसान होंगे। तो कितने मेंबर, 5000 तक इसमें मेंबर जुड़ चुके थे। ठीक है, अब इन्होंने किया था क्या, नाम में यार है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी देखो अभी हम खेतों में क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का, केमिकल्स का यूज करते हैं। तो रमेश चंद्र डागर जी ने क्या बोला था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप क्या कीजिए, पेस्टिसाइड का, केमिकल्स का यूज मत कीजिए। आप जो गाय भैंस और जो भी अपने पास है ना पालतू जानवर है, उनका जो भी गाय भैंस का जो भी गोबर है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसका आप क्या बना लीजिए, खाद बना लीजिए, फर्टिलाइजर बना लीजिए। आपने देखा भी होगा ना वो अर्थवॉर्म वाले केचुआ प्लांट देखे भी होंगे, बहुत लगे होंगे, वो फर्टिलाइजर आप बना लीजिए और उसको खेतों में है ना यूज कीजिए, ताकि हम केमिकल्स पे डिपेंड ना हो पाए, है ना। उससे क्या होगा, अपनी जमीन है जो खेती है वो भी अच्छी रहेगी, मिट्टी भी अपनी अच्छी रहेगी, प्योर रहेगी, और हम जो खाएंगे फसल उससे वो भी अपने को अच्छी मिलेगी। अब नेक्स्ट है अपना प्लास्टिक वेस्ट। अब आप बोलोगे ये कहां से आ गया वेस्ट वाटर, तो वेस्ट वाटर का टूटा हुआ हिस्सा कहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, प्लास्टिक वेस्ट हम पढ़ रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट में अपने से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कहा है, सबसे पहली बात है क्या, बेंगलोर में एक इंसान थे जिनका नाम था अहमद खान। ठीक है, वो क्या था, सोनीपत वाला था, रमेश चंद्र डागर, और ये बेंगलोर के एक इंसान थे जिनका नाम है अहमद खान। तो अहमद खान जी ने क्या किया था, देखो नॉर्मली क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, वेस्ट होता है, हम उसको कूड़े में फेंक देते हैं और पोल्यूशन होता है। तो इन्होंने क्या किया था, जो वेस्ट प्लास्टिक है उनसे उन्होंने क्या किया था, रोड जो हम बनाते हैं ना, रोड बनाने में उसका यूज ले लिया था। तो इन्होंने किया था क्या कि पॉलीब्लेंड प्लस ब्यूटुमेन को मिला के रोड बनाने में यूज किया था। अब पॉलीब्लेंड क्या होता है, तो यहां पे आपको याद रखना है P फॉर पॉलीब्लेंड, P फॉर प्लास्टिक, यानी पॉलीब्लेंड क्या होता है, प्लास्टिक पाउडर होता है, प्लास्टिक वेस्ट से जो बना है ना। और इसका देख लो, अपने वेस्ट का यूज करके उन्होंने रोड बनाने में उनका यूज ले लिया था। ठीक है, अब अपना लास्ट केस स्टडी है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाली। वेस्ट वाटर यानी गंदा पानी, वेस्ट वाटर यानी गंदा पानी है, ट्रीटमेंट यानी उसे हमें साफ करना है, तो इसमें क्या है, अपने को फॉर्म देखने को मिलता है। फॉर्म यानी फ्रेंड्स ऑफ द आर्कटा मार्श, फॉर्म यानी फ्रेंड्स ऑफ द आर्कटा मार्श, है ना। अब ये कहां पे थे, नाम में यार है आर्कटा, यानी ये आर्कटा में थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो वाटर की ट्रीटमेंट की थी ना, पानी को साफ किया था, तो उसमें 2 स्टेजेस आती हैं कि कैसे कैसे पानी को साफ करना है। ठीक है, अब मान लो ये अपने पास पानी आया है ना, ब्लू कलर का बना देते हैं, ये अपने पास पानी था और पानी में कचरा पड़ा हुआ था, मान लो ये लिफाफा पड़ा है, ये कोई बोतल पड़ी है। तो उन्होंने पहली स्टेज में क्या किया कि ऐसी ऐसी जो चीजें हैं जो डायरेक्ट रिमूव हो सकती हैं, कि लिफाफा है, बोतल है, पैकेट है, कुछ भी है, वो पहली स्टेज में तो उन्होंने वो काम किया कि सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग, क्लोरीन ट्रीटमेंट और ये सब। ठीक है, और सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, बायोलॉजिकल, एक तरीके से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे। उन्होंने क्या किया, एक रफ डायग्राम बता देता हूं, 3 और 3 6, उन्होंने ऐसे 6 क्या बना लिए, 6 कनेक्टेड मार्शेस बना लिए, है ना। और ये टोटल एरिया कितना था, उन्होंने 60 हेक्टेयर, टोटल एरिया 60 हेक्टेयर में 6 कनेक्टेड मार्श बना लिए। ठीक है, अब होगा क्या, मान लो यहां से गंदा पानी आया, और उन्होंने इनमें क्या किए, बैक्टीरिया फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्लांट, ये सब ग्रो करा दिए, है ना। वो क्या करेंगे, बायोलॉजिकली पानी को साफ करेंगे। अब यहां से बहुत गंदा पानी आया, तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया फंजाई जो भी थे अपने
बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करेंगे, डिग्रेड करते जाएंगे। फिर यहाँ थोड़ा साफ हुआ, फिर आगे जाके और थोड़ा साफ हुआ, फिर आगे जाके और पानी साफ हुआ, फिर आगे जाके और साफ हुआ, और फाइनली यहाँ से अपने पास साफ पानी अपने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिव वेस्ट। देखो रेडियो एक्टिव यानी आप सबको पता है कि हम एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और इस सब की बात कर रहे हैं ना, परमाणु परमाणु, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी के साथ, है ना, हम न्यूक्लियर एनर्जी के साथ कुछ भी अपना काम करते हैं तो हमें पता है उसके साथ दो दिक्कतें हो सकती है ना। और न्यूक्लियर एनर्जी कितनी डेंजरस होती है ये भी हमें पता है, और आजकल तो जो चल रहा है हमें पता ही है दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर मान लो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इससे हम काम कर रहे हैं ना, जो अपनी रेडियो एक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं, और यहाँ से लीकेज अगर, है ना, कुछ भी गड़बड़ी हो जाए और लीकेज हो जाए तो क्या हो सकता है, तो आपको पता ही है ना, कैंसर वैंसर और म्यूटेशन, पता नहीं क्या क्या हो सकता है ना। तो एक्सीडेंटल लीकेज के दो केस अपने को देखने को मिले हैं। 3 माइल आइलैंड में ये केस देखने को मिला था, और चिरनोबिल इंसिडेंट, चिरनोबिल वाला तो अभी लेटेस्ट अगर आप देख रहे हो टीवी में तो अभी भी दिखाते हैं ना, इसका नाम ना, ठीक है। तो यहाँ पे कब्जा कर दिया, किस देश ने कर लिया, किस बार, वो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, है ना, कि रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उसका जो है ना, उसको डिस्पोजल जो है वो बहुत सेफ होना चाहिए, है ना। सेफ क्यों होना चाहिए, मान लो आपने ऐसे ही कहीं फेंक दिया उसको और वो अपना, है ना, दिखाने लग गया अपना कार्यक्रम, तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो क्या रिकमेंडेड है कि जमीन, है ना, अर्थ के 500 मीटर नीचे उसको दफन कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखो अब यहाँ पे बातों को सारे को समझा करो कि लिखा क्या हुआ है। इम्प्रॉपर मतलब सही तरीके से नहीं किया गया, क्या नहीं किया गया, यूटिलाइजेशन यानी यूज नहीं किया गया किसका, रिसोर्सेज का। मतलब हमारे पास जो नेचर ने, कुदरत ने हमें जो रिसोर्स दिए हुए हैं हम उनका सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है ओवर कल्टीवेशन, कि हमारे पास मान लो ये खेत है, अब जाहिर सी बात है खेत है तो हम इस पे खेती करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर खेत को भी बेचारे को रेस्ट चाहिए होता है, ऐसे नहीं कि हर साल खेती करते जा रहे हो, है ना। कुछ साल खेती करो फिर उसको एक बार छोड़ देना चाहिए, एक बार खाली छोड़ देना चाहिए, ताकि वो अपनी, है ना, जो भी उसकी फर्टिलिटी होती है उसको गेन कर सके। ऐसा ही है कि आप मान लो रोज 10 घंटे पढ़ते हो तो लगातार आप बहुत महीने तक नहीं पढ़ सकते, आपको भी 10, 15, 20 दिन बाद एक दिन का ब्रेक चाहिए होता है, वो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो सेम ऐसे जमीन का है। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, है ना, मान लो ये कोई ग्रासलैंड है तो आप अपनी गाय भैंस लेके इस ग्रासलैंड पे आ जाते हो, रोज आ जाते हो, तो यहाँ पे जो घास है भाई उसको दोबारा उगने का तो मौका दो, है ना। आप रोज गाय भैंस चराने आ रहे हो तो वो घास जो खा रही है गाय भैंस उसको दोबारा उगने, बेचारा को दोबारा तो उगने दो, है ना, उसकी ऐसी तैसी करके रखे। तो ये इसमें डिफोरेस्टेशन की कोई भरा घना, देखो मान लो ये जंगल है, अपने पास जंगल है और हमें क्या है, हमारी मान लो यहाँ फ्लैट अपने यहाँ तक बन चुके हैं, अब आगे भी अपने को फ्लैट बनाने हैं, या अपने को जंगल से क्या चाहिए, जंगल से अपने को लकड़ियां चाहिए, लकड़ियों से हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, कुर्सी बनाएंगे, और हमने जंगल काटते गए, तो वही क्या होता है, डिफोरेस्टेशन। पुअर इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, पुअर मतलब अच्छी नहीं है, मतलब अगर हमने सिंचाई अच्छी नहीं की तो वो भी एक दिक्कत है। तो अच्छी सिंचाई और बुरी सिंचाई के ऊपर ही एक कंडीशन एनसीईआरटी में बताई गई है कि मान लो ये अपना खेत है और आपने इसमें पानी भर दिया यानी सिंचाई कर दी, अब इस पानी की अच्छी ड्रेनेज नहीं है तो ये पानी इसी में पड़ा रहेगा, पानी इसी खेत में बहुत, है ना, टाइम तक पड़ा रहेगा, ड्रेनेज अगर अच्छी नहीं है। अब इसमें बहुत टाइम तक अगर पानी पड़ा रहा तो क्या होगा, जो नीचे जमीन में जो सोल्ट होता है ना, नीचे जमीन में जो सोल्ट होता है, नमक होता है, ये इसको ऊपर खींच लेगा, और आपने देखा होगा बहुत सारे गाँव में होता है ना कि एक जमीन पर्टिकुलर होती है जो सफेद से कलर की होती है, नमकीन जमीन जिसको बोलते हैं ना, नमक वाली जमीन, तो वो कंडीशन ही हो जाएगी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना वाटर लॉगिंग, देखो वाटर यानी पानी, लॉगिंग मतलब बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, वो ये सोल्ट यानी नमक को खींच लेगा, कहाँ पे, सरफेस पे खींच लेगा।
ठीक है। और जाहिर सी बात है वो नमक वाली जो जमीन होती है वहां पे खेती अच्छी नहीं होती है, उसको तो खाली ही छोड़ दिया जाता है फिर ना, आपने देखा होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिफोरेस्टेशन के बारे में। डिफोरेस्टेशन की बात कर रहे हैं। देखो फोरेस्टेशन क्या होती है ना, जंगल पेड़ पौधे लगाना, और डी मतलब उनको काट देना। मतलब ये हरा भरा जंगल था अपना और हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया। क्यों? अपने यूज के लिए इसको काट दिया। इसी को हम बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। ठीक है। अब फॉरेस्ट, ये कुछ आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉरेस्ट इंडिया में पहले कितने थे, 30%। देखो टोटल जमीन की बात हो रही है कि ये मान लो इंडिया है, तो इंडिया की 30% जमीन पे पहले फॉरेस्ट होते थे। पर अब कितने रह गए हैं, तो कम होके ये 21.54% सिर्फ रह गए हैं। देख लो कितने कम हो चुके हैं। और रिकमेंडेड कितने हैं कि होने कितने चाहिए, तो प्लेन एरिया पे 33% होने चाहिए, और हिली यानी पहाड़ी एरिया पे तो जाहिर सी बात है पहाड़ी एरिया पे ज्यादा जंगल होने चाहिए, ज्यादा पेड़ पौधे होने चाहिए। तो पहाड़ी एरिया पे रिकमेंडेड है 67%, प्लेन एरिया पे 33% और पहाड़ी एरिया पे 67% रिकमेंडेड है। नेक्स्ट बात की गई है किसकी, झूम कल्टीवेशन, और इसी का दूसरा नाम है क्या है, स्लैश एंड बर्न टेक्निक। ये कहां पे की जाती है, नॉर्थ ईस्ट है ना, कौन से, वो मणिपुर, मेघालय और उस तरफ ये परफॉर्म की जाती है। अब इसमें देखो ये है अपनी जो एनसीईआरटी में ये सब लिखा हुआ है, पर इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा एक नॉर्मल से डायग्राम से। देखो मान लो अपने पास 3 जंगल हैं, ये पहला जंगल है अपना, ये अपना दूसरा जंगल है और ये अपना तीसरा जंगल। अपने पास ये 3 जंगल हैं, ये पेड़ पौधे जंगल में लगे हुए हैं, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में ये परफॉर्म की जाती है। तो वहां के लोगों ने क्या किया, वो लोग इस जंगल पे पहुंचे और उन्होंने क्या किया, इस जंगल को काट दिया, और काटने के बाद जो भी कटा है उसमें क्या कर दिया, उसमें फायर यानी आग लगा दी। अब आग लगा दी तो जो भी लकड़ियां थी जाहिर सी बात है वो जल जाएंगी। लकड़ियां जल जाएंगी तो क्या बचेगा, अपने पास राख बचेगी। लकड़ियां जल जाएंगी तो अपने पास क्या बचेगी, राख बचेगी। और इस राख यानी इस ऐश का यूज वो कैसे करते हैं, एज ए फर्टिलाइजर करते हैं। अब ये क्या बन गई, फर्टिलाइजर बन गई। और इस जमीन पे उन्होंने फिर क्या की, खेती की, है ना। खेती की 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की। तो जाहिर सी बात है कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद जो राख है, ये फर्टिलाइजर है, ये अपना खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हम क्या करते हैं, अब इस जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल में चलते हैं और दूसरे जंगल में भी सेम चीज करते हैं, ठीक है। और बहुत सालों के बाद हम दोबारा से इस जंगल में आएंगे। इतने क्या है, यहाँ पे फिर से पेड़ पौधे जो हमने काटे थे वो फिर से आ जाएंगे, ठीक है। इस जंगल में गए, इस जंगल को भी उन्होंने काट दिया, फिर जला दिया, फिर वहां पे खेती की, फिर क्या है, ये जंगल भी अपना खत्म हो गया, मान लो इसकी भी फर्टिलिटी गई, फिर वो इस जंगल में पहुंच गए, है ना। इसके साथ भी उन्होंने सेम चीज की। फिर मान लो 50 साल बाद, 100 साल बाद वो फिर यहाँ पे पहुंचे तो ये जंगल दोबारा आ चुका था, और सेम साइकिल ऐसे ही रिपीट होती जाएगी। अब देखो पहले के जमाने में ये साइकिल चल जाती थी, क्योंकि इस जंगल को क्या है, दोबारा ग्रो करने का टाइम मिल जाता था। बट आज के टाइम में क्या है, फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं, और पीपल्स यानी आदमी जो है वो ज्यादा होते जा रहे हैं, है ना। तो क्या है, ये जो साइकिल है ना, ये छोटी हो गई है। ये साइकिल मान लो पहले 50 साल में वो यहाँ पहुंचते थे, अब वो 5 साल में ही यहाँ पहुंच जाते हैं। तो दोबारा जंगल को दोबारा ग्रो करने का टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए ये बहुत ही डेंजरस है, हानिकारक है, ठीक है। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आ रहा है कि केस स्टडीज ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिलेटेड 3 केस स्टडी अपने को पढ़नी है। एक अमृता देवी बिश्नोई वाला इंसिडेंट है, एक चिपको मूवमेंट है, चिपको आंदोलन जिसको हम बोलते हैं, एक है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। देखो अमृता देवी बिश्नोई वाला इंसिडेंट क्या बोलता है कि 1731 में क्या हुआ था, जोधपुर की बात है, राजस्थान की, वहां पे कोई राजा था, है ना। 1731 की बात है तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे वहां पे कोई राजा था, राजा महाराजा का राज था, ठीक है। जोधपुर की ये बात है। तो वहां पे क्या हुआ, मान लो एक जंगल था वहां पे जोधपुर पे, जो जंगल में राजा ने क्या बोला कि इस जंगल को काट दीजिए, अपनी सेना को उसने बोला। तो वहां पे एक महिला थी अमृता देवी
देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई, है ना, जो कि फॉरेस्ट को बहुत प्यार करती थी, नेचर को बहुत प्यार करती थी, पेड़ पौधों को बहुत प्यार करती थी। तो उन्होंने बोला, उन सैनिकों को बोला कि इन जंगलों को काटने से पहले आपको मुझे काटना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, इन पेड़ों के ऊपर, है ना, ऐसे चिपक गई थी, पेड़ों को पकड़ लिया था कि पेड़ों को काटने से पहले मुझे काटना पड़ेगा। पर वो राजा थोड़ा बेकार किस्म का था, तो उन्होंने क्या कर दिया, समझ गया आप क्या कर दिया ना, उनको काट ही दिया, सबको, पेड़ों को भी और उनको भी, ठीक है। और उनके साथ साथ शायद ऐसा भी है कि उनकी बेटियों को और बहुत सारे लोगों को वहां पे कर दिया था, मतलब काम तमाम, ठीक। तो अमृता देवी बिश्नोई, अब जाहिर सी बात है, देखने से ही पता लग रहा है, वैसे ये पढ़ने में आसान लगता है पर करने में ये चीजें बहुत मुश्किल है ये कि पेड़ को पकड़ लिया पहले मुझे काटो, है ना, पढ़ने में नॉर्मल सी चीज लग रही है। तो इतनी उनकी दृढ़ता देखते हुए नेचर के प्रति, तो सरकार ने क्या किया, एक अवार्ड की घोषणा कर दी कि जो भी इंसान नेचर को बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा तो उसको अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। सरकार ने क्या बोला कि जो भी इंसान नेचर को बचाने के लिए एक असाधारण काम, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई खास काम करेगा, उसको ये वाला अमृता देवी बिश्नोई वाला अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिपको मूवमेंट यानी चिपक जाएंगे। किससे चिपक जाएंगे, हम पेड़ों से चिपक जाएंगे ताकि पेड़ों को ना काटा जा सके। बिल्कुल सिमिलर है इसकी तरह, यह अमृता देवी बिश्नोई की तरह, बस फर्क यह है वहां पे, है ना, मारकाट मच गई थी और यहाँ पे वो चीज नहीं थी। तो ये कब हुआ था, ये 1974 में हुआ था। कहां पे हुआ था, गढ़वाल में हुआ था, है ना, 1974 में। तो ये यूपी का एरिया था, उत्तर प्रदेश, पर अभी इसको उत्तराखंड या उत्तरांचल हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, वही चीज है, लोकल वुमन, है ना, जो वहां की औरतें थी वो पेड़ों पर चिपक गई थी, पेड़ों को हग कर लिया था उन्होंने कि हम इनको नहीं काटने देंगे, और नेचर की ऐसे प्रोटेक्शन की थी। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 99% क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा, ये वाला पूछा जाएगा कि ये कब हुआ था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, कब, 1980 में। तो 1980 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें से 99% पूछा जाएगा और 1% आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें हुआ क्या था, देखो हुआ क्या था, मान लो पहाड़ों में, जंगलों में कोई गांव है, मान लो ये गांव है, थोड़ी सी दूर एक और गांव है, तो सरकार ने क्या किया था कि गांव के जो लोग हैं ना, उनके साथ मिलजुल के, गांव के जो लोकल लोग हैं, तो लोकल लोगों के साथ मिलजुल के काम करना है सरकार को। जॉइंट यानी मिलजुल के काम करना है, मिलजुल के ना, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समाप्त कर लिया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।